हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे गली एरोज़न को कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं जिनसे कि हम गली एरोज़न को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या इसके द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गली एरोज़न किसी फील्ड में होने से, किसी जगह पर होने से, जो आपका कृषि क्षेत्र है या कृषि भूमि है जहाँ पर आप खेती करते हैं, वो एरिया भी कम हो जाता है, और साथ ही उसके साथ साथ मिट्टी का भी, मृदा का भी लॉस होता है, मृदा भी कट जाती है। तो कहीं ना कहीं सॉयल लॉस के साथ साथ आपके कल्टीवेशन, कृषि जो खेती की भूमि है वो भी कम हो जाती है गली एरोजन के कारण। तो उसके क्या क्या उपाय हैं उनको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो गली एरोजन को थोड़ा सा आप उसके बनने की प्रोसेस को पहले हम देखते हैं। गली बनती कैसे है। जैसा आपको मालूम होगा कि जितने वाटर एरोजन के प्रकार हैं, स्प्लैश एरोजन, शीट एरोजन, रील एरोजन और फिर गली एरोजन, तो कहीं ना कहीं जो गली एरोजन है उसके जस्ट पहले रील एरोजन होता है। तो रील एरोजन और गली एरोजन, गली एरोजन की जो एडवांस स्टेज है वो रील एरोजन होती है। तो ये कैसे बनती है, जहाँ पर रील इरोजन ख़त्म होता है वहाँ से गली फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है गली का, ये मेजर मुख्यतः चार भागों में होता है गली का फॉर्मेशन। तो पहला स्टेज कहलाता है इसका, पहला पहला चरण है वो कहलाता है आपका फॉर्मेशन स्टेज। इसमें मिट्टी का कटाव स्टार्ट हो जाता है, और मिट्टी का कटाव होने के साथ साथ मिट्टी जब बहना चालू करती है तो नीचे एक जगह पर आके इकट्ठा होने लगती है। और वो मिट्टी कटाव के साथ साथ इकट्ठी होती हुई गली के माध्यम से, क्योंकि गली में पानी का बहाव काफ़ी तेज रहता है, पानी के बहाव के साथ मिल करके सिल्ट आगे की तरफ चली जाती है और फिर वो नदी नालों में मिलती है। तो फॉर्मेशन स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण है गली फॉर्मेशन का, वो है जब रील एरोजन या जो भी सॉयल है, टॉप सॉयल रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फॉर्मेशन स्टेज कहलाता है। फिर दूसरा कहलाता है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज मीन्स जहाँ पे जो जल का बहाव आ रहा है वो एक खास जगह पर अपनी चौड़ाई और गहराई को बढ़ाने लगता है। जैसा मैं बता रहा था आपको, रील एरोजन जहाँ पे ख़त्म होता है, इसका मतलब है रील बहुत पतली पतली नालियाँ या पतली पतली रील्स होती हैं जो सॉइल के ऊपर दिखाई देती हैं। लेकिन जहाँ पर ये रील ख़त्म होती हैं, जब बहुत सारी रील का पानी एक जगह पर एक्यूमुलेट होके एक बड़ी नाली के रूप में आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी नाली का जो सिरा होता है, जो मुख्य बिंदु होता है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, उसको हम हेड ऑफ द गली बोलते हैं। तो वहाँ से जब पानी वाटर फ्लो स्टार्ट होता है और जैसे जैसे पानी वहाँ एक्यूमुलेट होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो पानी इकट्ठा होने के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो उसके कारण, साथ साथ पानी के आगे बढ़ने के कारण जो गली की जो गली हेड है, उसके बाद से गली की चौड़ाई एवं गहराई बढ़ने लगती है। तो जहाँ पर पानी के बहाव के कारण गली की चौड़ाई और गहराई बढ़ने लगे, वो उस जगह पर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेज है गली फॉर्मेशन का। फिर जब ये पूरी तरह से होने के बाद, जब पूरी सॉयल लॉस हो जाती है, मिट्टी हो जाने के बाद, जब गली जो बन चुकी है उसमें छोटी छोटी घास या वेजिटेशन उगने लगता है, ग्रो होने लगता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं हीलिंग स्टेज, भराव स्टेज। जब गली में से सॉयल रिमूव हो चुकी है, वो एक नाली का स्वरूप ले चुकी है, और उसमें जब धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वेजिटेशन ग्रो होने लगता है, घास हो गया, कुछ एक वीड्स हो गए, ये सब जब पूरी तरह से उसमें स्टार्ट करते हैं डेवलप करना, तो वो कहलाता है आपका हीलिंग स्टेज। वैसे ही लास्ट स्टेज गली का होता है, जिसको हम गली कहते हैं, या गली जो सबसे बड़ी समस्या है, उसकी लास्ट स्टेज होती है स्टेबलाइजेशन स्टेज। जब ये
हीलिंग स्टेज में जो वेजिटेशंस इनिशिएट कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे ग्रो करना, जब पूरी तरह से वो डेवलप होके गली के साइड वॉल्स पे, बॉटम पे पूरी तरह से फैल जाते हैं और एक ग्रास्ड वाटरवेज की तरह दिखाई देने लगता है, तो ये आपका गली स्टैब्लिश हो चुकी होती है यहाँ पर। और जब इसमें वाटर फ्लो होता है, रन ऑफ फ्लो होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ बहुत कम अमाउंट ऑफ जो सॉइल है वो गली में से पास हो पाती है और बाकी वाटर ही फ्लो होता है। तो ये 4 चरणों के तहत गली का फॉर्मेशन होता है, जिसमें फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज और हीलिंग स्टेज और स्टेबलाइजेशन स्टेज होती है। और गली के अगर वर्गीकरण की बात करें, गली क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मुख्यतः गली को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला साइज़, दूसरा शेप और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। तो गली को उनके साइज़ के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से और उनके ब्रांचेस के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। यदि हम ये देखें कि गली को जो साइज़ के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, उस साइज़ के अंदर फिर से वर्गीकरण किया है, फिर से उनका टाइप्स बताया गया है। तो ये आप देखेंगे कि गली का फॉर्मेशन साइज़ के हिसाब से 3 फिर से उसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है स्मॉल गली, मीडियम गली और लार्ज गली। ये तीनों ही जो गली के टाइप हैं साइज़ के हिसाब से, ये तीनों का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो स्मॉल गली होगी, या आप किस गली को स्मॉल कहेंगे, किस गली को मीडियम कहेंगे या किस गली को लार्ज कहेंगे, उसको देखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने का तरीका ये है कि ऐसी गली जिसका डेप्थ 1 मीटर से कम है और ड्रेनेज एरिया 2 हेक्टेयर से कम है, वो आपकी स्मॉल गली कहलाएगी। उसी प्रकार मध्यम गली या मीडियम गली जिसकी डेप्थ 1 से 5 मीटर के मध्य होगी या एवं ड्रेनेज एरिया उसका 2 से 20 हेक्टेयर के बीच होगा। वहीं इसके अलावा इसके बाद जो गली होगी वो लार्ज कैटेगरी में आएगी, जिसकी डेप्थ 5 मीटर से अधिक होगी और जिसका ड्रेनेज एरिया भी 20 हेक्टेयर से अधिक होगा। तो ये गली का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन साइज। तो आगे हम देखते हैं गली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। ये शेप के हिसाब से भी गली को 3 कैटेगरी में डाला गया है, यू शेप, वी शेप एंड ट्रेपोजाइडल शेप। अब आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग सॉइल की कंडीशन होती है, मृदा की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो आप यहाँ देखिए कि मृदा मुख्यतः 2 भागों में विभक्त होती है। पहली जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो होती है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट से फुल होती है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनमें, और प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें सबसे अधिक होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी टॉल सॉइल, जो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। जस्ट जहाँ पर ख़त्म होती है ये फर्टाइल सॉइल, उसके नीचे जो मिट्टी आती है वो या सॉइल आती है, उसको हम कहते हैं सब सॉइल। तो जब वाटर फ्लो किसी सरफेस के ऊपर से गुजरता है, तो अगर वहाँ की टॉप सॉइल अगर सॉफ्ट होगी या लूज़ होगी, तो सबसे पहले वो ये वाला एरिया जो है वो रिमूव करेगा, जो टेंटेटिवली यू शेप में रिमूव होता है। साथ ही साथ अगर जो सब सॉइल है उसमें भी वही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो ऊपर की सॉइल के हैं। मान लीजिए ऊपर की जो सॉइल है और नीचे की सॉइल लगभग सेम है, तो नीचे भी उसी प्रकार से गली का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है और गली इस प्रकार से यू शेप में फॉर्म हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टॉप सॉइल है और जो सब सॉइल है दोनों का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये यहाँ पर यू शेप बन रहा है। तो इस टाइप से जो गली फॉर्म होती है वो कहलाती है यू शेप्ड गली। इसी प्रकार हम आगे देखें तो अगर टॉप सॉइल और सब सॉइल की बात करें तो पहले कंडीशन में दोनों सेम थे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। अब वही अगर दूसरे केस में हम बात करें, अगर कहीं पर
सब सॉयल और टॉप सॉयल अलग अलग हो, मीन्स कि टॉप सॉयल लूज हो और जो सब सॉयल है उसमें रेजिस्टेंट हो या थोड़ा सा हार्ड हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो टॉप सरफेस है वो बहुत जल्दी पानी के बहाव के, जैसे ऊपर में हमने दिखाया, इसमें भी पानी के बहाव के कारण ये वाली जो मिट्टी है यहाँ से ये बहुत जल्दी कट जाएगी पानी के बहाव के कारण। तो ये लगभग एक इस तरह से लगभग यू शेप बनाने की कोशिश कर, लेकिन क्योंकि सब सॉयल हार्ड है तो जो सॉयल का कटाव होगा वो डीपर ज़्यादा होगा रादर देन वाइडर, चौड़ी नहीं हो पाएगी ये, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है बॉटम सब सॉयल, इसलिए गहरी ये होती जाएगी और इस गहरी होने के कारण जो कट है वो लगभग वी शेप का बनेगा। तो ये कहलाता है आपका वी शेप्ड गली, जहाँ पर टॉप सॉयल कम रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंट है और सब सॉयल ज़्यादा रेजिस्टेंट है। ऐसे केस में आपका वी शेप बनेगा। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, ट्रेपोजाइडल शेप। इस तरह की कंडीशन में ये होता है कि जो टॉप सॉयल के नीचे सॉयल है, टॉप सॉयल सब सॉयल में ही या सब सॉयल के बाद एक ऐसी परत होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, कह सकते हैं कि इसको सॉलिड बेड या एक बेड रॉक टाइप से प्रकार से कुछ यहाँ सॉल्ड रहता है। तो उसके कारण जब पानी यहाँ से बहता है, रन ऑफ बहता है, तो वो आजू बाजू की मिट्टी को तो काट देता है, साइड्स की मिट्टी को ज़रूर काट देता है, लेकिन इसकी रन ऑफ के फ्लो से, क्योंकि नीचे हार्ड है इसलिए ये ज़्यादा डीपर नहीं हो पाता, ये ज़्यादा गहरा नहीं हो पाता ये एरिया, बॉटम खास करके। तो इस केस में ये कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं कि साइड से तो कट गया है, लेकिन यहाँ बेड के कारण, हार्ड रॉक के कारण आपका या सॉलिड बेड के कारण कटाव नहीं हो पा रहा है, तो मिट्टी इस तरह से शेप बनाती है। तो ये कहलाता है आपका ट्रेपोजाइडल शेप, ठीक है। और इन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो वी शेप्ड गली बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पर, और ये तीन प्रकार आपको समझाए गए हैं बेस्ड ऑन शेप: यू शेप, वी शेप, ट्रेपोजाइडल शेप। इसी तरह से हम तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ देखें तो लास्ट क्लासिफिकेशन जो गली का है वो है उसके ब्रांचेस के हिसाब से, उसके फॉर्मेशन के हिसाब से। तो इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह समझिए कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो मान लीजिए कि वो एक वाटरशेड का एरिया है या आपके विलेज का एरिया है, और इस विलेज से पानी सभी जितना पानी इस विलेज में है, रन ऑफ है, वो एक ही जगह इकट्ठा होके मेन लाइन में या नाले में मिलता है। तो आप इसमें देखिए ये इस पूरे एरिया में ये जो आपका कैचमेंट एरिया है, इसका पूरा पानी, इसका पूरा रन ऑफ सिर्फ एक ही सोर्स से बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन अब इस सोर्स तक पानी आने में कैसे कैसे आ रहा है देखिए। मान लीजिए कि आपका रन ऑफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये रन ऑफ यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। अब इस पॉइंट से, रन ऑफ के फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक आने में ये छोटी छोटी जो नालियाँ हैं, छोटी छोटी जो गलीज़ हैं, ये इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेन लाइन हो गई और ये छोटे छोटे जो आप गलीज़ देख रहे हैं ये छोटी छोटी इसकी कंट्रीब्यूटरी हैं, या कह सकते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसका पानी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम रहेगा इनिशियल जब रन ऑफ क्रिएट होगा, लेकिन जैसे जैसे फ्लो नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपना वाटर इसमें, तो ये गली जो है वो मेन गली कहलाने लगेगी। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ रन ऑफ ज़्यादा होगा। तो इसके कारण ये गली, इस मेन गली में क्या है, फ्लो ऑफ रन ऑफ ज़्यादा होगा, वेलोसिटी हाई होगी, और साथ ही साथ ये कंपैरेटिवली बाकी से डीपर और वाइडर होगी, थोड़ी चौड़ी होगी और गहरी होगी कंपैरिजन टू अदर सब ब्रांचेस।
तो इस तरह से ये जो मेन गली है इसको हम कहते हैं मेन गली या कंटिन्यूस गली। ठीक है, ये जो छोटी छोटी सब ब्रांचेस आ रही हैं इसमें पानी, इनको हम मिच्योर या इमेच्योर गलीज कह सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट करती हैं मेन गली को। तो ये मेन गली या कंटिन्यूस गली इनको आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे एरिया में देखें, मान लीजिए रन ऑफ आपका यहाँ एक्यूमुलेट हो, रन ऑफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन यहाँ से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूटरीज हैं जो, या छोटी छोटी स्ट्रीम हैं जो इसमें मिल रही हैं इस मेन गली में। तो इसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ेगा, ड्रेनेज एरिया बढ़ता जाएगा और ये कंट्रीब्यूट करेगी मेन पॉइंट पे, डिस्चार्ज पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं कंटिन्यूस गली। अब डिसकंटिन्यू गली में क्या होता है? डिसकंटिन्यूस गली में कि मान लीजिए पहला आपका ये रन ऑफ पॉइंट है, जैसे सब जगह पर था वैसे ही इसमें भी है, यहाँ पर भी है, ये मेन गली है, लेकिन ये हिली एरिया के कारण यहाँ पर आते आते यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, मिट्टी सरक गई। ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, तो जितना इसमें ट्रिब्यूटरी से पानी आ रहा था रन ऑफ में, वो यहाँ आके, क्योंकि मिट्टी नहीं है, मिट्टी सरक गई है, लैंडस्लाइड हो चुका है, तो ये पानी पूरा फैल जाएगा। अब ये पानी जो फैला हुआ है ये किसी न किसी तरीके से नीचे पहुँचेगा और नीचे पहुँचने के लिए किसी न किसी मेन लाइन में मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ वाला पानी इस मेन लाइन में मिल गया, ये वाला पानी इस मेन लाइन में मिल गया, तो ये वाला पानी इस लाइन में मिल के फाइनल आउटलेट तक पहुँच गया। तो इस तरह से जो बीच में डिसकंटिन्यू हो जाती हैं गली आ रही है मेन गली, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण डिस्टर्ब हो गई। तो जो इस तरह से जो केसेस होते हैं वो कहलाते हैं आपके डिसकंटिन्यूस गली। जनरली इनको इंडिपेंडेंट गलीज भी कहा जाता है, जो हिल एरिया में लैंडस्लाइड के कारण आते हैं। ठीक है, तो ये था आपके 3 कैटेगराइजेशन गली के। पहला था शेप के आधार पर, मतलब आकार के आधार पर, दूसरा उसके शेप के आधार पर और मतलब उनके जियोग्राफिकल डायमेंशन के हिसाब से, फिज़िकल डायमेंशन के हिसाब से, और तीसरा था ब्रांचेस और कंटिन्यूएशन के हिसाब से। तो पहले कैटेगराइजेशन में 3 और सब कैटेगराइजेशन थे, सब क्लासिफिकेशन थे, वर्गीकरण थे, जिसको आप समझ सकते हैं स्मॉल गली, मीडियम गली और लार्ज गली। वहीं दूसरे क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि यू शेप गली, वी शेप गली और ट्रेपेजॉइडल शेप गली थी। तीसरे क्लासिफिकेशन में जहाँ पर फॉर्मेशन के आधार पर या ब्रांचेस के आधार पर है, ऐसे में 2 गलीज को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप से, एक कंटिन्यूस गली है और एक डिसकंटिन्यूस गली है। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे जी क्लासिफिकेशन जो किया गया है गली कंट्रोल का, क्योंकि गली एक एरोजन बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको कंट्रोल करने के, इसको बचाव करने के क्या क्या तरीके हैं, इनको कैसे कम किया जा सकता है, इनके बैड इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है, जिससे कि या तो गली का भराव पॉसिबल हो, गली का भराव हो सके, या फिर गली को इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो फिर से अपना लंबाई, गहराई और चौड़ाई ना बढ़ाए, जिसके कारण जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो और प्रभावित ना हो। तो मुख्यतः तौर पे इसके 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं गली कंट्रोल को। ये 2 क्लासिफिकेशन, पहला है बायोलॉजिकल या वेजिटेटिव मेजर्स, जिसमें हम पौधों को क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस चेंज करके, प्लांट्स लगा के, एंटी इरोजन क्रॉप्स लगा के, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम चेंज करके हम गली को कम करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरा है इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें हम कुछ टेम्परेरी और कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बना के गली एरोजन को रोकने के, आगे उसको बढ़ने से रोकते हैं, या जहाँ पर गली बढ़ने के चांसेस हैं, गली बनने के चांसेस हैं, उन जगह पर इनका रोकथाम किया जाता है। तो ये मेजर मुख्यतः 2 तरीके से समझाया जा रहा है आपको कि इनके 2 क्लासिफिकेशन है, एक है बायोलॉजिकल और वेजिटेटिव मेजर्स और दूसरा है इंजीनियरिंग मेजर्स। तो बायोलॉजिकल मेजर्स में पहला पॉइंट ये है, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि हमें ऐसी क्रॉप लगानी है जो एंटी इरोजन हो, ऐसी क्रॉप लगानी है जिसकी
जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाता है, ज़्यादा एरिया में फैलती हैं, ज़्यादा क्षेत्र में फैलती हैं। तो ऐसे पौधों को अगर हम यूज़ करेंगे, ऐसी हम फसल लेंगे, तो ये मिट्टी को होल्ड करके रखेगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा। और मिट्टी को पकड़ने से जब भी रेनफॉल होगा या रन ऑफ क्रिएट होगा, तो क्योंकि मिट्टी को पौधों ने पकड़ रखा है, फसल ने पकड़ रखा है, तो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एरोजन, किसी भी प्रकार का जो एरोजन है वो कम होगा, वो मिनिमाइज होगा। दूसरा, जो गली बन चुकी है और वो जैसे गली में बन जाती है, तो उसका समय समय पर उसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे साइड की मिट्टी गिर गिर कटती रहती है और उसमें गिरती जाती है, जिसके कारण गली की जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है। तो हमें इसको कम करना है, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि गली में कुछ ऐसी क्रॉप लगा दी, कुछ ऐसे कहना चाहिए कि कुछ ऐसे कवर कर दिया जाए, छोटे ग्रासेस लगा के, घास लगा के, या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी सी पौधे लगाएं जिनसे कि जो मिट्टी का कटाव है वो होना बंद हो जाए। पूरी गली का जो एरिया है, ड्रेनेज एरिया, अगर पूरी तरह से वो पौधों से आच्छादित हो जाता है या घास लग जाती है पूरी तरह में, तो जब भी पानी उसमें से बहेगा तो ग्रास या जो भी पौधे लगे हुए मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे, गली का फिर से जो चौड़ाई है और गहराई है वो बढ़ने नहीं देंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जिसमें गली को ग्रास्ड वाटरवेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब गली तो पहले खाली रहेगी तो उसमें पानी बहेगा तो मिट्टी को भी काटता जाएगा और चौड़ी होती जाएगी, लेकिन उसको बचाव के लिए, रोकथाम के लिए हम कर सकते हैं कि छोटे छोटे से ग्रास और पौधे उसमें लगा दिए जाएं, और जब वो पूरी तरह से पकड़ ले ड्रेनेज एरिया को, तो फिर वहाँ से जो भी पानी फ्लो होगा, रन ऑफ फ्लो होगा, वो मिट्टी के कटाव को तुलनात्मक रूप से कम कर देगा, जिससे गली की चौड़ाई और गहराई कम होगी। फिर अगला मेज़र आता है हमारा सॉल्ट फ्यूम, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि अगर जो रन ऑफ है वो जब आगे बढ़ता है तो समटाइम्स, क्योंकि अनड्यूलेटेड लैंड होती है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रन ऑफ फॉल डाउन हो कहीं पर। रन ऑफ धीरे जैसे जैसे रन ऑफ आगे बढ़ेगा, चांसेस है कि आगे जाने पर उसे एक फॉल मिल सकता है, एक स्लोप के कारण फॉल मिल सकता है। तो ये मेज़र आपको सॉर्ट बॉटम और सॉर्ट फ्यूम मेज़र ये बता रहा है कि अगर आपका ड्रॉप ऑफ फॉल या वाटरफॉल जो है, ड्रॉप ऑफ वाटर, वो लगभग 3 मीटर से कम है। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, अगर 3 मीटर से कम है तो यहाँ से ये अपस्ट्रीम है आपकी, यहाँ से पानी आ रहा है और ये यहाँ पे गिरना है इस पानी को, ठीक है। तो ये सॉर्ट फ्यूम वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ पर आपकी ड्रॉप हाइट 3 मीटर से कम है और ड्रेनेज एरिया इसका 10 हेक्टेयर से कम है। तो इट कुड बी सॉर्ट बॉटम जो है वो वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं जहाँ पर हेड 3 मीटर से कम है और ड्रेनेज एरिया 10 हेक्टेयर से कम है। अब शॉर्ट फ्यूम होता क्या है, जब इस जगह पर वाटरफॉल हो रहा है तो धीरे धीरे जब वाटरफॉल होता रहेगा हाई स्पीड से, तो यहाँ पर जो मिट्टी है, इस जगह पर जो मिट्टी है, ये वाली जो मिट्टी है जिसके ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये मिट्टी धीरे धीरे कटती जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ वाटर। ये मिट्टी कटती जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस मिट्टी के कटाव को अवॉइड करने के लिए, यहाँ पर इस जगह पर, ये जहाँ पर सॉइल सरफेस है, यहाँ इसको प्रोटेक्ट कर दे, ठीक है।
तो एक बार जब हम ऐसे प्रोटेक्टेड सरफेस यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं तो वाटर जो है वो इसके ऊपर से फ्लो होता है, ठीक है। वाटर उस प्रोटेक्टेड सरफेस के ऊपर से फ्लो होता है ये, और ये आगे जाके लोअर स्ट्रीम में मिल जाता है, डाउन स्ट्रीम में मिल जाता है। तो जब इस एरिया को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है तो मिट्टी का कटाव यहाँ पर कम हो जाता है। तो गली का ये भी एक प्रकार, गली शॉर्ट फ्यूम का ये एक प्रकार है जिसमें हम सरफेस को जहाँ जिसके ऊपर से पानी आ रहा है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो शॉर्ट फ्यूम है ये डिपेंड करता है, ये फंक्शन है सॉइल टाइप का, किस प्रकार की सॉइल मिट्टी है आपकी, वाटर शेड से कितना पानी आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, और हाइट कितनी है। हाइट जैसा मैंने बताया कि ये आप वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर गली हेड लेस देन 3 मीटर हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक और इसमें ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है कि अडॉप्ट करने के पहले कि जब अपस्ट्रीम आपकी यहाँ से आएगी, जब वाटर फ्लो आ रहा है तो इसके ऊपर से जो पानी बहेगा इस प्रोटेक्टेड कवर के ऊपर से, इसकी हाइट इसकी हाइट ये मतलब कितना पानी इसके ऊपर से गहरा है, उस पानी की गहराई कितनी हो, इस पानी की मोटाई कितनी हो, तो ये आप देखेंगे कि इस पानी की मोटाई जो है, इस पानी का जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये फ्यूम किस तरह से काम कर सकता है कि ये आपने यहाँ बनाया, ये देखिए, ये और ये कुछ इस तरह से आपका वो बना होगा। तो पानी जो आपका डाउन स्ट्रीम है वो पानी पूरा इस जगह से गिरेगा ये, और यहाँ से फ्लो होता हुआ नीचे ऐसे चला जाएगा डाउन स्ट्रीम की तरफ, ठीक है। तो कह रहे, तो ये जितना चौड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा आपके लिए वाटर को प्रॉपरली डाउन स्ट्रीम करने के लिए, डाउन स्ट्रीम में ले जाने के लिए। उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसका जो पोटेंशियल है सॉइल को सॉइल एरोड करने का वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये डेप्थ ऑफ फ्लो वाटर का ये शुड नॉट एक्सीड देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका एक मेज़र है, शॉर्ट फ्यूम बोलते हैं इसको, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सॉड स्ट्रिप चेक। सॉड स्ट्रिप चेक मतलब ये है आपका बनी बनाई स्ट्रिप्स, घास लगा के उसको घास लगा दी जाती है, जैसे हम मैट बनाते हैं, या कह लीजिए आपकी गार्डन लॉन में बिछाने के लिए हम जब ग्रास लाते हैं, तो ये लगभग उसी तरह से ये इसी तरह से प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है। ये आपका गली है, ये जो गली फॉर्म होके आती जा रही है, जैसे जैसे उसका आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका विड्थ और डेप्थ बढ़ता जाता है। तो सॉड स्ट्रिप में हम वेल प्रिपेयर्ड जो मैट होते हैं या वेल प्रिपेयर्ड ग्रासेस होती हैं, पहले से ही वो कहीं पर हम तैयार करते हैं और उनको लाके यहाँ पर ऐसे गली के अक्रॉस उनको बिछा दिया जाता है। तो इस बिछाने से क्या होगा, जब रन ऑफ यहाँ से फ्लो होके आगे बढ़ेगा तो जो रन ऑफ के साथ सिल्ट फ्लो हो रही है वो इस ग्रासेस की हाइट के कारण वहाँ पर ट्रैप होगी, और जो वाटर है, जो फ्लो रन ऑफ है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन जो सॉयल है वो इस पर्टिकुलर गैप्स में ट्रैप होने लगेगी, रुकने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस ट्रैप के कारण आपका गली में भराव होने लगेगा, गली आपकी कम होने लगेगी, गली की डेप्थ कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये जो मेथड है जिसमें हम बनी बनाए स्ट्रिप्स को, बने बनाए सॉड स्ट्रिप्स को गली के क्रॉस उसको इस्टेब्लिश करते हैं, प्लेस करते हैं। और ये जो मेथड है ये हम बहुत ज़्यादा, अगर स्टीप स्लोप है तो वहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये हम स्मॉल एंड मीडियम साइज़ गली के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मतलब जो 1 मीटर डेप्थ या 1 से 5 मीटर डेप्थ की होती हैं, सिर्फ उसमें ही यूज़ कर सकते हैं, जिनका वाटर शेड एरिया 20 हेक्टेयर, जिनका ड्रेनेज एरिया वो 20 हेक्टेयर तक का होता है।
ठीक है। तो ज़्यादा स्लोप होगा तो क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वाटर हाई रहेगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर हाई रहेगी, तो ये जो स्ट्रिप्स है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे वाटर फ्लो के कारण और ये उखड़ जाएंगे। तो ये इस तरह इस प्रकार की विधि का उपयोग खास करके जो नॉर्मल स्लोप पे और कम स्लोप पे गली क्रिएट होती है उन पे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिकेशन इस स्ट्रिप्स के क्या रहने चाहिए? तो जनरली जो स्ट्रिप्स की चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास रहनी चाहिए। कम से कम 30 सेंटीमीटर है, जितना चौड़ा होगा उतना अच्छा होगा। और उसकी सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी आपको कि वो फ्लो के साथ आगे ना बढ़ जाए और इतना पतला भी ना हो कि कम फ्लो में भी वो उखड़ के आगे की तरफ चला जाए। तो कम से कम देखा गया है कि कम से कम अगर आप 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 फीट से 1.5 फीट की चौड़ाई रखते हैं आप स्ट्रिप की, तो वो कारगर साबित होता है। साथ ही साथ जो साइड्स हैं, मतलब सिर्फ आपको इसको यहाँ नहीं बिछा देना है, इनकी साइड्स को थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ाना है। तो जो साइड स्लोप्स में ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे वो लगभग बताया जाता है कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आप उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 6, 7, 8 इंच तक उनको ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना चाहिए, सो दैट इनकी जो ग्रिपिंग है वो प्रॉपर हो सके। और एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप्स के बीच की दूरी लगभग 1.5 से 2 मीटर रखी जा सकती है। तो ये गली एरोजन की रोकथाम का एक तरीका है, क्योंकि स्ट्रिप की प्रेजेंट से जो रन ऑफ के साथ जो सिल्ट आ रहा है वो ट्रैप होगा और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो ट्रैप होने से गली का भराव होता जाएगा और इस तरह कुछ ये भी एक तरीका है गली एरोजन को मिनिमाइज करने का या और ओरिजिनल स्टेट ऑफ कंडीशन को अचीव करने का। फिर हम आते हैं अगले तरीके पे, लो सॉर्डेड अर्थ फिल। उसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट, अगर यहाँ से रन ऑफ आ रहा है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो मिनिमम जो मैक्सिमम 45 सेंटीमीटर का होगा। ये हाइट ऑफ दिस स्ट्रक्चर वुड बी ऑफ 45 सेंटीमीटर। और जो स्लोप है ये, अब इसको देखिए, जहाँ से पानी आ रहा है जिस तरफ से उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं और जिस तरफ डाउन होके जा रहा है उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम से जो पानी आ रहा है, ये देखिए लिखा भी हुआ है अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो जो फ्लो होके वाटर आ रहा है यहाँ सस्टेन करेगा और इसके ऊपर से जो ओवरफ्लो होके पानी ऐसे चला जाएगा। तो इस तरफ इसको रोकने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट आप वॉल खड़ी करेंगे सीधे सीधे तो पानी का फोर्स ज़्यादा लगेगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ फेलियर। मतलब ये अगर आपने सीधी वॉल खड़ी कर दी तो कंटिन्यूस पानी के बहाव से और उसके जो फोर्स लगता है उससे हो सकता है कि दीवार आपकी गिर जाए या जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो गिर जाए। तो इसलिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो थोड़ा सा स्लोप लेते हुए बनाया जाए। तो इस मेथड में हम जो दीवार या जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जो प्री डेवलप्ड सॉर्ट से स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं बीच बीच में, वो लगभग 45 सेंटीमीटर की हाइट का होना चाहिए और साथ ही साथ जो स्लोप है इस तरफ के सॉर्ट्स में वो होना चाहिए आपका 3:1, वेयर एज डाउन स्ट्रीम की तरफ जो स्लोप है वो 4:1 होना चाहिए। ये एडवाइजेबल है। इस स्ट्रक्चर या कह लीजिए कि ये जो मेज़र है ये सिर्फ टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है स्मॉल और मीडियम गलीज़ के लिए। ये इफ़ेक्टिव स्मॉल और मीडियम गलीज़ में ही इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ पर जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, जैसे पहली वाली मेथड भी मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी प्री डेवलप्ड सॉर्ट्स को कट किए करके सॉयल मास के साथ यहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के एक छोटा सा डैम बनाया जाता है जिससे फ्लो ऑफ वाटर रिस्ट्रिक्ट होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिस्ट्रिक्ट होती है। और क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके फ्लो ऑफ वाटर को और सिर्फ ओवरफ्लो को अलाउ कर रहा है, इट मीन्स जो सिल्ट होगी वो यहाँ पर इकट्ठा होती जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो गली बन चुकी है ये धीरे धीरे यहाँ पर भरने लगेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका, इसे हम
लो सॉर्डेड अर्थ फिल कहा जाता है। लो सॉर्डेड इसलिए क्योंकि इसकी जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास है मैक्सिमम ये। अच्छा, इसके अलावा ये तीनों जो मेजर्स हमने डिस्कस किए, इनके अलावा अगर आप जो गली फॉर्म हो चुकी है उसमें कुछ क्रॉप्स या कुछ ट्री या श्रब झाड़ियाँ उस टाइप से लगा देते हैं तो उनसे भी गले एरोजन से बचाव होता है। और उसकी चौड़ाई ना बढ़े तो आप यहाँ पर साइड में, गली के साइड्स में आप प्लांट कर सकते हैं इस पे एक 1x1, 1.5x1 या 2x2 की स्पेसिंग पे। खास करके ये ट्रीज़ और श्रब्स उन ऐसी कंडीशंस में लगाए जाते हैं, झाड़ियाँ ऐसी कंडीशन में लगाई जाती हैं जहाँ पर गली बहुत ही भयावह रूप ले चुकी है, सीवियरली एरोडेड सॉयल है वहाँ, सॉयल हो लॉस हो चुका है वहाँ पर। तो ऐसे केसेस में हम वहाँ पर ट्री या श्रब्स और या जो भी एंटी एरोजन क्रॉप्स है उनको हम ले सकते हैं। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो बायोलॉजिकल मेजर्स थे उन वो कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, और जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मींस, उनसे हम कैसे लगा के कैसे गली एरोजन को कम किया जा सकता है। और गली एरोजन को कम भी किया जा सकता है, साथ ही साथ गली को वापस सिल्ट जमा करते हुए वापस भराव कैसे किया जा सकता है ताकि कृषि योग्य भूमि आपके काम आए और आपका जो कल्टीवेटेड एरिया है वो कम ना हो। तो यहाँ तक अभी तक आपने कवर किया है स्टेजेस ऑफ गली और टाइप्स ऑफ गली, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गलीज बेस्ड ऑन शेप, साइज एंड ब्रांचेस, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, बायोलॉजिकल तरीके क्या है, एग्रोनॉमिकल तरीके क्या हैं। और आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के पार्ट 2 में कि इंजीनियरिंग मेजर्स क्या हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्योंकि किसी भी गली कंट्रोल का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है आपके सॉइल को बचाना, रिड्यूस सॉइल एरोजन, और सेडिमेंट्स को कंट्रोल करना, सेडिमेंट्स जो उसके साथ सिल्ट बह के जा रही है उनको कंट्रोल करना, उसको रोकना। और इन दोनों के साथ ही साथ एक मेजर पर्पस जो होता है गली को चेक करने का, कंट्रोल्स को अप्लाई करने का, वो ये होता है कि वाटर को हार्वेस्ट करना। क्योंकि गली से अधिक वाटर आपके खेतों से बाहर चले जाता है, आपके एरिया से बाहर चले जाता है। तो अगर हमने ये कंट्रोल्स लगाए हैं तो पानी रुकेगा, और अगर पानी रुकता है तो आप उसको अपने खेती में या किसी और पर्पज़ में, एनिमल्स के लिए पीने के लिए या पॉन्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर दे तो आपके तालाब भरे में रहेंगे। तो गली कंट्रोल का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो मेजर इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको गली कंट्रोल्स के बारे में बताना और क्या क्या तरीके हैं। तो अभी हमने कवर किया बायोलॉजिकल मेजर्स और ये कैसे इफ़ेक्टिव होते हैं सॉइल रिडक्शन, सॉइल लॉस को रिड्यूस करने में, एरोजन को रिड्यूस करने में, सेडिमेंट्स को कंट्रोल करने में, और वाटर को हार्वेस्ट करने में। ये अभी आपने देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अभियांत्रिकी तरीके, इंजीनियरिंग क्या क्या तरीके हैं जिनसे इमीडिएट गली एरोजन को या किसी भी बड़े एरोजन को रोका जा सकता है। तो अभी तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।